हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने फर्स्ट एड जो सीरीज का है वो आपका लास्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उन चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं। आज हम अपना जो लास्ट चैप्टर है यानी कि 10वां चैप्टर उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शरीर पर अधिक गर्मी या सर्दी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले क्या बताया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। अधिकतर व्यक्तियों का शरीर एक सीमा तक गर्मी तथा सर्दी की स्थिति को सहन कर सकता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी होने के कारण शरीर की स्थिति गंभीर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है उसके बारे में बताया गया है। शरीर का साधारण तापक्रम क्या है? शरीर का साधारण तापक्रम 98 डिग्री से आपके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तथा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का तापक्रम हमारे शरीर द्वारा ली गई ऊर्जा से शरीर में संचित होता रहता है तथा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा यह कम भी होता रहता है, जिसका कारण है मस्तिष्क में स्थित तापक्रम नियंत्रक, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे जो तापमान को नियंत्रित करता रहता है। लेकिन कभी कभी यह असंतुलित भी हो सकता है या फलस्वरूप इसमें निम्न स्थितियाँ भी हो सकती है। किस स्थिति से ये आपका असंतुलित हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। पहला है आपका तेज बुखार। 103 डिग्री से अगर अधिक आपका तापमान है तो जो आपका तापक्रम है वो आपका बिगड़ सकता है। दूसरा है लू लगना। तीसरा इसमें कारण है आपका तापक्रम गिर जाना। या चौथा कारण है आपका तुषार घाव। तो ये आपके कारण है। आगे पढ़ेंगे। लू लगना, ये इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। यह स्थिति मई जून के महीने में आ सकती है। अधिक देर गर्मी में रहने से यह स्थिति पैदा हो सकती है। लक्षण क्या क्या होंगे? पहला लक्षण आपका बेचैनी घबराहट होगी आपको, जो आपका तापक्रम है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर चला जाएगा। तीसरा आपको गर्म शुष्क त्वचा आपकी हो जाएगी। चौथा है सिर दर्द। पांचवा है नब्ज का धीमा हो जाना। तो ये आपके कारण हो सकते हैं। इसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया। पहला है आपका शरीर के सभी अंगों को बार बार ठंडी पट्टी से ठंडक दें या गीली चादर शरीर पर लपेट दें। यह प्रक्रिया लगभग 30 मिनट तक आपको दोहरानी है। दूसरा, पंखा या आपको कूलर चलाना है। तीसरा काम क्या करेंगे, रोगी को आराम से बिठा दें या फिर उसको लिटा दें। चौथा है आपका स्थिति ना सुधरने पर अस्पताल ले जाना है व्यक्ति को। पांचवा काम क्या करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स से एक गोली पैरासीटामोल की दी जा सकती है व्यक्ति को, जिससे इसका तापक्रम नियंत्रित हो सके। अगला है आपका तेज बुखार। जब तापक्रम एक निश्चित सीमा यानी कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को आपका तेज बुखार कहा जाता है। इसका लक्षण क्या क्या होंगे? पहला होगा सिर में तेज दर्द होगा। दूसरा, शरीर का तापमान बढ़ेगा, पसीना नहीं आएगा। और चौथा है आपको घबराहट होगी। उपचार क्या क्या हो सकते हैं इसके? शरीर के सभी अंगों पर ठंडी पट्टी आपको बांधनी है और बदल बदल कर इसको 30 मिनट तक आपको दोहराना है। इसको जब तक आपको रखना है तब तक शरीर का जो तापमान है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ना आ जाए। और पैरासीटामोल की एक गोली भी रोगी को दी जा सकती है इसमें। और साथ में चिकित्सक से परामर्श भी आप ले सकते हैं। शरीर का तापमान गिर जाना, इसमें क्या होगा आपका, शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर के साधारण तापक्रम से नीचे चला जाता है और यह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री से कम हो सकता है। इस स्थिति से शरीर के अंगों की स्थिति बिगड़ सकती है या वे काम करना बंद कर सकते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे तथा अचानक भी बन सकती है। इसके लक्षण क्या होंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पहला लक्षण है त्वचा छूने पर ठंडी लगेगी आपको। दूसरा है चेहरा सफ़ेद हो जाता है। तीसरा है नब्ज कमज़ोर तथा धीमी हो जाती है। चौथा लक्षण है आपका श्वास खींच कर आते हैं। पांचवा लक्षण है सर्दी महसूस होगी आपको। छठा है कमजोरी प्रतीत होगी। और सातवां है मूर्छा हो सकते हैं व्यक्ति। उपचार क्या क्या हो सकते हैं? पहला उपचार होगा आप रोगी को किसी गर्म कमरे में रखेंगे। दूसरा, इसे ऊपर और नीचे से कंबल में लपेट देंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, अगर रोगी होश में हो तो चाय दूध कॉफ़ी दे सकते हैं।
चौथा शरीर की मालिश करें। और पांचवा शीघ्र उसको अस्पताल ले जाना है आपको। तुषार घाव क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अधिक सर्दी या बर्फीले मौसम के कारण त्वचा के निकट की जो आपकी रक्त वाहिनियाँ है यानी ब्लड वेसल्स है जो आपकी वो सिकुड़ जाती है, जिससे उस स्थान की जो ऊर्जा है वो त्वचा तक नहीं पहुंच पाती। इससे पैर के जो पंजे हैं, हाथ की उंगलियां, नाक तथा कान बहुत ठंडे हो जाते हैं तथा निम्न लक्षण आपको दिखाई देंगे। पहला लक्षण है आपका उंगलियां, नाक, कान अधिक ठंडे होंगे। दूसरा है प्रभावित अंगों का सफ़ेद पड़ जाना। तीसरा लक्षण है प्रभावित अंगों में तीव्र दर्द या उसमें आपका सूनपन हो सकता है। चौथा है आपका लंबे समय के बाद वह अंग रंगीन या काले पड़ने लगते हैं या फफोले पड़ जाते हैं उस पर। उपचार क्या क्या हो सकते हैं उसके। रोगी को सर्दी में बाहर ना ले जाएं। उसका जो कमरा है उसको बंद रखें। गर्म पानी का उपयोग करें। चौथा है कि गर्म दस्ताने, जुराब या गर्म पट्टी लपेटें। पांचवा काम क्या करेंगे आप, अंगों की मालिश ना करें। छठा है चिकित्सक की सलाह लें। और सातवां है कि गर्म पेय पदार्थ व्यक्ति को पिलाएं। अगला है आपका लो ब्लड शुगर। इसमें क्या क्या हो सकता है, जब किसी कारण से मधुमेह के रोगियों में शर्करा का जो स्तर है वो एक सीमा से अधिक गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति उन रोगियों के साथ हो सकती है जिन्हें इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन कम कार्बोहाइड्रेट के भोजन के कारण इंसुलिन की मात्रा उतनी ना होने के कारण शरीर की शर्करा और भी कम हो जाती है। शरीर में जो बची हुई शर्करा है उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे निम्न चिन्ह लक्षण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आपको कमजोरी फील होगी। दूसरा आपका मूर्छा हो जाएंगे आप। तीसरा है आपका भ्रम की स्थिति हो जाएगी। चौथा है पसीना आएगा। पांचवा है बेहोशी का स्तर बढ़ने लगेगा। और मधुमेह का जो इतिहास है उसको डॉक्टर को बताना है जिससे आपका इलाज हो सके। उपचार तथा सावधानियाँ क्या बरत सकते हैं। रोगी को अधोमुखी अवस्था में लिटाना है। दूसरा काम क्या करना है, थोड़ा सा भी होश हो तो मीठा शरबत या ग्लूकोज आदि मुंह में डाल दें। यदि अवस्था सुधरती है तो उस पर नज़र रखें तथा खाना या कार्बोहाइड्रेट दें। चिकित्सक से परामर्श लें और स्थिति बिगड़ने पर व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। अगला टॉपिक है आपका मिर्गी। मिर्गी में क्या हो सकता है उसके उपचार। यह एक मस्तिष्क संबंधी रोग है जो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला होता है सूक्ष्म मिर्गी, इसे छोटी मिर्गी भी कहते हैं। इसके निम्न लक्षण आपके हो सकते हैं। पहला है आपका वह एकटक दिखता रहेगा। कुछ देर शरीर में हल्के कंपन होंगे। आंखें स्थिर लगती है। चौथा चक्कर तथा घबराहट होती है। और पांचवा क्या होगा, इसमें थोड़ी देर में रोगी सामान्य आपका हो जाएगा। सावधानी तथा उपचार क्या क्या कर सकते हैं इसमें। पहला है आपका थोड़ी देर रोगी को आराम की स्थिति में बिठाना चाहिए। दूसरा कुछ देर शारीरिक क्रियाओं पर नज़र रखें। दूसरा आपको सांत्वना दें। चौथा काम क्या करेंगे, ठीक होने पर चिकित्सक से परामर्श को कहें। दूसरा है आपका प्रधान मिर्गी, इसे बड़ी मिर्गी भी कहते हैं। सूक्ष्म मिर्गी का उपचार न होने पर यह बड़ी मिर्गी पर परिवर्तित हो सकती है। इसमें निम्न लक्षण आपके होंगे। पहला आपका रोगी के शरीर में अचानक कंपन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, रोगी मूर्छित होकर गिर जाएगा। तीसरा शरीर अकड़ जाता है। चौथा जबड़ा सख्त हो जाएगा व्यक्ति का। मुंह से झाग आने लगते हैं। कुछ देर में रोगी का शरीर ढीला पड़ जाता है और रोगी कुछ देर असंतुलित रहता है और बाद में रोगी पूरी तरह ठीक हो जाएगा, इसमें नॉर्मल हो जाएगा। इसके उपचार और सावधानियाँ क्या हो सकती हैं। पहला उपचार है इसका, रोगी को सहारा देकर नीचे लिटाना है। दूसरा आसपास की खतरे वाली वस्तुओं को हटा दें। तीसरा है रोगी जहाँ गिरता है उसे उसी स्थान पर रहने दें, खतरा होने पर ही उसे वहाँ से हटाएं। चौथा रोगी के शरीर को कसकर ना पकड़ें। पांचवा काम क्या करेंगे, गर्दन के आसपास के बंधनों को ढीला कर दें। छठा कुछ देर सिर के नीचे गद्दी लगा दें तथा एक तरफ कर दें। सातवां कंपन रुक जाने पर उसे अधोमुखी रिकवरी पोजीशन अवस्था में लिटा दें। मुंह के झाग या लार को कपड़े से साफ कर दें। नौवां श्वास मार्ग को खोलना है।
10वां क्या काम करेंगे, आपको श्वास या धमनी की जांच करें। फिर मुंह में कुछ भी डालने का प्रयास ना करें। होश आने पर कुछ देर तक उसके आसपास रहें तथा सांत्वना दें। इसके साथ साथ मनोचिकित्सक से परामर्श लेना है। बाहरी चोट या घाव की स्थिति में उचित उपचार करें। 15 काम क्या करेंगे, यदि 10 मिनट तक भी रोगी होश में ना आए तो अस्पताल ले जाएं। उसके बाद छोटे बच्चे में तेज बुखार के कारण भी हो सकते हैं, पहले दौरे का तथा बाद में बुखार का उपचार करें। तीव्र एलर्जी, इसमें क्या हो सकता है, यह विशेषकर त्वचा की एक तीव्र प्रक्रिया होती है जो निम्न कारणों से हो सकती है। पहला है किसी जीव के डंक या काटने से, किसी औषधि के द्वारा, किसी भोजन के द्वारा एलर्जी हो सकती है, किसी वस्त्रों के द्वारा हो सकती है, और 5वां है वातावरण या जलवायु द्वारा भी ये हो सकता है। चिन्ह और लक्षण क्या होंगे, पहला होगा बेचैनी, दूसरा होगा त्वचा पर लाल चकत्ते, तीसरा होगा सांस लेने में परेशानी, चौथा होगा एलर्जिक भाग के आसपास सूजन, और 5वां होगा तीव्र धमनी की धड़कन। सावधानियां उपचार क्या क्या हो सकती हैं, पहला है आपका तुरंत जांच करें तथा रोगी को दिलासा दें। दूसरा काम क्या करेंगे, अस्पताल चिकित्सक तक ले जाएं की व्यवस्था करनी है। तीसरा करेंगे आपको रोगी होश में हो तो बिठा दें। चौथा काम क्या करेंगे, बेहोश होने पर प्रतिक्रिया तथा धमनी की धड़कन या श्वास की अधोमुखी अवस्था में लिटा दें। 5वां काम करेंगे CPR के लिए तैयार रहना है। हैजा या आंत्रशोथ, इसमें क्या है कि गर्मी तथा वर्षा ऋतु में संक्रमण के कारण रोगी को पतले अतिसार, वामन, उदर शूल तथा बुखार हो सकता है। इस स्थिति को आंत्रशोथ कहते हैं। इसमें शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके उपचार और सावधानी क्या क्या होंगे, पहला है आपको रोगी को पानी की कमी ना हो, इसके लिए आपको ORS का घोल लगातार देना है। दूसरा काम क्या करेंगे, अन्य पेय पदार्थ जैसे लस्सी, जूस, दाल का पानी, नारियल का पानी भी आप दे सकते हैं। तीसरा है ठोस आहार ना दें। चौथा है स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना है व्यक्ति को। आपदा प्रबंधन क्या है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा का अर्थ है अचानक आई वह स्थिति जिसके कारण कई व्यक्ति घायल तथा मृत हो सकते हैं तथा संपत्ति या अन्य हानि होती है, इसे आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदाएं, इसमें आता है आपका जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, बादल फटना, सुनामी, हिमस्खलन, तेज वर्षा और बिजली गिरना। और मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, विमान, सड़क, रेल दुर्घटनाएं, अग्निकांड, बम विस्फोट, दंगे और गोलीबारी। उपरोक्त दोनों प्रकार की आपदाओं का प्रबंधन ही आपदा प्रबंधन आपका कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन सरकार या प्रशासन की जिम्मेवारी होती है तथा भारत जैसे देश में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की प्राधिकरण बनाया गया है, जैसे DDM में दिल्ली में इस कार्य को देखती है, जिसका दायित्व राजस्व विभाग पर होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपदा के 2 भाग होते हैं, पहला है आपका आपदा से पूर्व, इसमें आपके नागरिकों, पुलिस, अग्निशमन सेना, छात्रों और संस्थाओं तथा सरकारी विभागों को आपदाओं की जानकारी तथा उससे संबंधित परीक्षण तथा बचाव की पूर्व तैयारी के बारे में बताया जाता है। आपदा प्रबंधन के पश्चात, उसके बाद आपदा के पश्चात इनसे निपटने के प्रबंधन, घायलों की उचित चिकित्सा, भोजन, रहने के साधन, पीने का पानी, साफ सफाई तथा उनके पुनर्वास की जिम्मेवारी सरकार के सभी विभागों की होती है, जो एक निर्देशित अधिकारी की देखरेख में होती है, जो सरकार द्वारा चुना जाता है। आपदा प्रबंधन में आपदा से पूर्व बचाव के तरीके तथा साधन तथा आपदा के पश्चात प्राथमिक सहायक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें बचाव दल के कार्यकर्ता जैसे NDRF, जो कि सेना का ही एक भाग होता है, यह नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता तथा अग्निशमन कर्मचारी अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। बचाव के पश्चात उनको सुरक्षित स्थान पर लाने के बाद कार्य रेड क्रॉस तथा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के प्राथमिक सहायक तथा चिकित्सक अन्य चिकित्सा सहायकों के साथ तथा प्रभावित तथा घायलों का निर्धारण कर उन्हें उचित उपचार देते हुए अस्पताल पहुंचाते हैं। ट्राइएज यानी घायलों का निर्धारण। ट्राइएज एक वह प्रक्रिया है जिससे रोगी तथा घायलों को उनकी मेडिकल कंडीशन देखकर उनकी छंटनी करना होता है। किस
रोगी या घायल की स्थिति अधिक गंभीर है तथा किसकी कम गंभीर है, इसको तुरंत उपचार की आवश्यकता है और कौन रोगी देर तक बिना उपचार के सुरक्षित रह सकता है। द ट्राइएज फॉर्मूला नेपोलियन युद्ध से प्रारंभ हुआ था तथा विश्व युद्ध में भी इसका उपयोग किया गया था। इसमें क्या क्या होता है? पहला, वह घायल जो स्थिर है तथा बिना उपचार के जीवित रह सकता है। दूसरा है आपका वह जो मृत्यु के करीब है या कुछ देर में मर जाएगा। तीसरा है आपका वह जिसे तुरंत उपचार मिलने पर बचाया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के रोगी होते हैं। इन रोगियों को कैसे पहचाना जाए उसके लिए भी कुछ इसमें बताया गया है। पहला व्यक्ति वो होता है जिसे काला रिबन बांधा जाता है। इससे यह पता लगता है कि वह व्यक्ति मर गया है या मरने की अवस्था में है। दूसरा है वो होता है लाल रिबन, वो उन्हें बांधा जाता है जिनकी तुरंत उपचार और सर्जरी से जान बचाई जा सकती है। तीसरे में आपका पीला रिबन बांधा जाता है, वो उनको बांधा जाता है जिनकी स्थिति स्थिर है तथा उनको उपचार के थोड़ी देर बाद ले जा सकते हैं। चौथा होता है आपका हरा रिबन, वो उन्हें बांधा जाता है जो व्यक्ति कम घायल है और वो चल फिर सकते हैं। पांचवा होता है आपका सफ़ेद रिबन, वो उन्हें बांधा जाता है जिनको हल्की चोट है या उनके उपचार की विशेष आवश्यकता नहीं है। इससे आगे है रोगों का निवर्तन। इसमें आपका बताया गया है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इसमें प्राथमिक सहायता के दौरान घायल बीमार को अस्पताल ले जाना अति आवश्यक हो जाता है। अतः प्राथमिक सहायक को उसे अस्पताल ले जाने के सभी तरीकों में से जो उस समय सबसे आसान व सुलभ हो उस तरीकों को अपनाना चाहिए। घायल या रोगी को अस्पताल ले जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला है मानवीय वैसाखी बनाकर, इसमें आपका एक व्यक्ति द्वारा उसको ले जाया जा सकता है। दूसरा है 2 व्यक्तियों द्वारा। तीसरे हम 4 व्यक्तियों के द्वारा उसको ले जा सकते हैं। दूसरे में कंधे पर उठाकर अब व्यक्ति को ले सकते हैं या पीठ पे लाद कर ले जा सकते हैं या व्यक्तियों को सहारा देकर या चलाकर उसको ले जाया जा सकता है। इसके बाद पालना बनाकर हाथों का जब भी ले जा सकते हैं। तीसरे हम करेंगे कि 2 हत्था आसन यानी 2 हैंड शीट बनाएंगे। फिर उसके बाद या तो 3 हैंड शीट बनाएंगे या फिर 4 हैंड शीट बनाएंगे, तब वो व्यक्ति को ले जा सकते हैं। चौथे में हम उसको कैसे ले जा सकते हैं? स्ट्रेचर के द्वारा ले जा सकते हैं, ट्रॉली के द्वारा ले जा सकते हैं व्यक्ति को, व्हीलचेयर पर, कंबल के द्वारा या फिर एम्बुलेंस के द्वारा व्यक्ति को ले जाया जा सकता है। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, क्या क्या है? पहली आपकी शरीर का साधारण जो तापक्रम होता है वो 98 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। दूसरा आपका वयस्क में जो श्वास गति होती है वो 10 से 20 प्रति मिनट और बच्चों में 20 से 30 तथा शिशु में 25 से 35 प्रति मिनट आपकी होती है। तीसरा होता है वयस्क में जो हृदय नब्ज की गति होती है वो 60 से 80 बार प्रति मिनट, बच्चों में 80 से 10 बार प्रति मिनट तथा नवजात शिशु में 120 से 140 बार प्रति मिनट आपकी होती है। चौथा है शरीर में रक्त का जो आपका घनत्व है या वॉल्यूम है वजन का लगभग 7 से 10% होता है। और पांचवा है हमारा जो हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त संचारित करता है पूरे शरीर में। ये आपकी कुछ फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को कैसे ले जाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें हमें क्या क्या रखना चाहिए और कितनी कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है जो पहला है स्टेरलाइज यानी कीटाणु रहित आपको फिंगर ड्रेसिंग यानी कि फिंगर मतलब हाथ को साफ करने के लिए पट्टी रखनी है। दूसरा है वो जो पट्टी रखनी है टोटल 10 होनी चाहिए इसमें। दूसरा आपका स्ट्रेचिंग यानी हाथ और पैर की पट्टी करने के लिए कीटाणु रहित जो पट्टी है वो 10 होनी चाहिए। यानी तीसरे में आपको जो ड्रेसिंग रखनी है यानी कि जो पट्टी रखनी है कीटाणु रहित, आपको जो ड्रेसिंग रखी है लार्ज यानी जो बड़ी 10 और पट्टी आपको रखनी है उसके अंदर कीटाणु रहित। चौथे में आपको कीटाणु रहित एक्स्ट्रा लार्ज पट्टी रखनी है 1। कीटाणु रहित आपको जो फील्ड ड्रेसिंग यानी कि आर्म की लिए आपको रखनी है उसकी आपकी 2 पट्टी रखनी है। शील्ड ड्रेसिंग उसके लिए आपको 2 पट्टी रखनी है। बर्न जल जाए तो उसके लिए स्मॉल आपकी 4 पट्टी रखनी है। लार्ज पट्टी जो रखनी है आपको बड़ी जलने के लिए बर्न के लिए उसका आपको 2 पट्टी आपको इसमें रखनी है। नोवा क्या रखना है आपको? एक चिपकने वाला एक गोंद स्ट्रैप रखनी है जो 50 होनी चाहिए उसके अंदर। इसके साथ साथ आपको एक रोल बैंडेज रखनी चाहिए जो 5 सेंटीमीटर × 5 मीटर की हो 4। एक रोलर
बैंडेज आपकी रखनी चाहिए आपको 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 मीटर तक की 2। एक ट्रायंगुलर बैंडेज होनी चाहिए आपकी, जिसमें आपकी 6 होनी चाहिए इसके अंदर। एक कॉटन वूल यानी कि आपको एक जो रुई होती है वो रखनी चाहिए 4। गेज रखना चाहिए आपको 7.5 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर का एक पैकेट। कीटाणु रहित आईपैड रखना है आपको 6। एक प्लास्टर रखना है आपको 2.5 सेंटीमीटर से 5 मीटर तक का एक चोट पर लगाने के लिए क्रीम रखनी है एक। सेवरोल या डिटोल रखना आपको 112 ml का एक बोतल। पैरासीटामोल टैबलेट रखनी है 50। क्लोरोमाइसिन आई एप्लीकेप्स रखनी है आपको 50। ORS के पैकेट 2 रखने हैं आपको, होनी चाहिए उसके अंदर। सीज़र रखनी है एक पेयर। एक वुडर रखनी है उसमें एक टॉर्च होनी चाहिए आपकी इसमें एक। सेफ्टी पिन होनी चाहिए आपकी एक उसके अंदर। इस पर स्क्रबिंग जो पैड है और तथा एक बॉल पेन एक होना चाहिए और एक रिकॉर्ड फॉर्म इसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट कैसे दिखती है आप देख सकते हैं, ऐसे आपकी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। और जो चीज़ें हैं वो याद रखने वाली इसमें भी बताया गया है कि आपका जो आपकी पल्स होती है या हार्ट बीट होती है वो 60 से 80 पर मिनट होती है अडल्ट में। और ब्रीथिंग रेट आपके अडल्ट की होती है 10 से 20 मिनट आपके अडल्ट की होती है पर मिनट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपका बताया था पीछे भी 98 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स होता है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के वेट का 9 से 11% आपका होता है। यह था आपका 10वां चैप्टर जिसमें हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। तो जो फर्स्ट एड की क्लास है और जो सारे चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी क्लासों को देख के आपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। कल से हम फर्स्ट एड जो सीरीज के अपने जो क्वेश्चन है वो लगाने स्टार्ट करेंगे। कल से जो नई वीडियो आएगी आपकी फर्स्ट एड क्वेश्चन की आएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितना आपने पढ़ाया वो सब आपको याद है या नहीं। तो कल हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। बाकी सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने 10 नंबर जो है फर्स्ट एड के वो पक्के कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।